Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammad Hassan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट फ्राइडे में जिस तरह की इंडेक्स की मूवमेंट रही और वीकली बेसिस पे किस तरह के इंडेक्स की मूव रही, उसे भी एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो अगर आप फ्री हैं तो इसी वक्त ही आप देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर न सिर्फ ये कि मैं लेवल्स बताऊंगा बल्कि हमें आगे ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, मार्केट की आगे मूव्स को किस तरह हम कैच कर सकते हैं, इस तरह हाईली वॉलेटाइल मार्केट में किस तरह की हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या ये एक बुलिश रैली है या एक ये उसका करेक्शन है बुलिश रैली का, या ये वापस से बेयरिश रैली अभी हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह की मार्केट की जो साइकी है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ी लेंथी होने वाली है, जो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी, जो दोस्त इसको पूरा देखेंगे और पूरे तरीके से समझेंगे। सो वी बिगिन। सबसे पहले हम डेली बेसिस पे देखते हैं। फ्राइडे के दिन इंडेक्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा 6 नवंबर 2020 पे, और हमने देखा थ्रू आउट द सेशन इंडेक्स ने जो एक स्पाइक लिया प्री ओपन के साथ ही, जहां पर इंडेक्स ने अपना हाई फॉर्म किया 41,147.05 का, और उसके बाद ही हमने सेलिंग प्रेशर देखा। चूंकि फ्राइडे के दिन 2 सेशंस होते हैं, तो बिफोर जुम्मा प्रेयर हमने सेलिंग प्रेशर देखा। आफ्टर जुम्मा प्रेयर कुछ एक्साइटमेंट हुई, बुल्स की तरफ से एफर्ट्स की गई कि जो क्लोजिंग जो जिस लेवल पे हुई थी उसको सस्टेन किया जाए, लेकिन वंस इट ब्रेक्स डाउन उसके बाद हमने वापस से देखा कि वापस से सेलिंग प्रेशर आया, जहां पर इंडेक्स ने अपना लो फॉर्म किया 40,679.61 का, और आफ्टर एडजस्टमेंट जो इंडेक्स की क्लोजिंग आई वो आई 40,731.61, जहां से इंडेक्स में पॉइंट्स ड्रैग हो गए 340 के करीब पॉइंट, जो कि परसेंटेज में है 0.83%। इसके बाद हम देखते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स कौन से रहे। यूनिटी ने अच्छा मूव किया और पॉजिटिव क्लोजिंग दी 23.95 के ऊपर। पावर ने अच्छा मूव किया और पावर ने 10.65 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई, 43 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए। टीआरजी ने बहुत ज़्यादा अच्छा मूव किया और अपर लॉक के पास अपनी क्लोजिंग दी और 53.94 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। हेस्कोल ने 1 पैसा अपना शेयर प्राइस में से डिक्रीज किया, 15.28 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। पीआरएल ने नेगेटिव परफॉर्म किया, 2% की तकरीबन इसके अंदर करेक्शन आई, 18.86 के ऊपर क्लोजिंग हुई। एफएफएल ने 13% गेन किए, 15.93 के ऊपर। जेएससीएल ने अपना अपर लॉक हिट किया और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग के बाद इसकी क्लोजिंग 25.12 के ऊपर हुई। एफएनईएल ने अपने लोअर सर्किट को हिट किया, क्लोजिंग इसकी 13.99 के ऊपर हुई। लोटे केमिकल जो कंसेक्टिवली 2 अपर लॉक्स लगाए थे इसने, इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, 16 पैसा इसके शेयर प्राइस डिक्रीज हुए, 12.83 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। एमएलसीएफ में नेगेटिविटी रही, 46 पैसा इसमें से निकल गए और 42.64 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। फिर हम वीकली ही बेसिस पे चेक कर लेते हैं। पहले फीपीलीपी का डेली बेसिस पे पहले चेक करते हैं फीपीलीपी का डेटा। तो इसमें हमने देखा कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से नेट सेलिंग देखी गई 1.79 मिलियन यूएसडी की, और फीपी की तरफ से नेट जो सेलिंग देखी गई 1.28 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग देखी गई। लीपी साइड पर अगर हम आते हैं और उसमें देखते हैं, तो लीपी साइड पे हमें दिखता है कि सबसे ज़्यादा जो सेलिंग आई है वो इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से आई है। प्रॉफिट टेकिंग देखी गई 1.70 मिलियन यूएसडी की। सेकेंड जो नेट सेलर रहे वो म्यूचुअल फंड रहे, जिन्होंने नेट सेलिंग की 1.15 मिलियन यूएसडी की, और एनबीएफसी की तरफ से छोटी सी सेलिंग देखी गई 0.03 मिलियन की। इसके बाद अगर हम बाइंग साइड पे आते हैं तो इंडिविजुअल्स ने नेट इनफ्लो किया है, 2.59 मिलियन यूएसडी की बाइंग की है नेट। कंपनीज ने बाइंग की है 1.24 मिलियन की, बैंक्स ने बाइंग की है 0.17 की मिलियन की, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.09 और ब्रोकर्स ने 0.08 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है।
इसके बाद हम चलते हैं जरा वीकली बेसिस पे, पहले चेक कर लेते हैं कि वीकली बेसिस पे फिपलीपी का डेटा हमें क्या बताता है। तो वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पे फिपी की तरफ से नेट सेलिंग की गई है 4.22 मिलियन यूएसडी की, और लिपी की तरफ से बाइंग की गई है 4.22 मिलियन यूएसडी की। डिटेल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो नेट सेलर रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा हिस्सा फॉरेन कॉरपोरेट का है, जिन्होंने 5.14 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। सेकंड नंबर पर ब्रोकर्स हैं जिन्होंने 3.06 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। थर्ड नंबर पे कंपनीज हैं 1.85 मिलियन यूएसडी की, और फोर्थ नंबर पे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 0.96 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। तो ये 4 इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने नेट सेलिंग की है। अगर हम बाइंग साइड पे देखें तो बाइंग साइड में सबसे ज़्यादा जो बड़ा बायर रहा है वो 5.33 मिलियन यूएसडी का रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज। इसके सेकंड नंबर पर इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने बाइंग की है 2.78 मिलियन की। थर्ड नंबर पे अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने 1.64 मिलियन की नेट बाइंग की है, और इसके अलावा बाकी ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 0.91 मिलियन की, एनबीएफसी ने 0.14 मिलियन की, और फॉरेन इंडिविजुअल ने 0.01 मिलियन की, एंड एनबीएफसी एंड डीएफआईज ने 0.20 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग बाइंग की है। तो तकरीबन 4 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिन्होंने नेट आउटफ्लोज किए हैं वीकली बेसिस पे, और 7 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिन्होंने इनफ्लोज किए हैं, बाइंग साइड की है इन्होंने, और इन्होंने बाइंग की है। इसके बाद हम ज़रा देख लेते हैं कि हमने अपने जो लास्ट वीडियो थी उस पर हमने क्या डिस्कस किया था। लेकिन जो असल जो मेन जो रेजिस्टेंस होगी इंडेक्स के लिए, जिसका अबूर करना इंडेक्स के लिए देखना होगा कि वो इसे अबूर करता है या नहीं, वो एरिया होगा 40,900 और 41,000 और 41,100 के इन बिटवीन। ये एक बड़ा क्रूशल एरिया होगा जिसे इंडेक्स देखा जाएगा कि इंडेक्स इसे सस्टेन करता है या नहीं। सो हमने 3 नवंबर को ये हमने बताया था कि जो क्रिटिकल एरिया होगा वो इंडेक्स के पास 41,100 के अराउंड होगा। हम अगर आवरली बेसिस पे पहले देख लेते हैं कि इंडेक्स ने एग्जैक्टली इसी जो एक सप्लाई एरिया था जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि इस वीक के लिए प्रीवियस वीक के लिए जो मैक्सिमम एरिया होगा वो 41,100 के अराउंड होगा। हमने ये देखा कि फ्राइडे में जैसे ही ओपनिंग हुई और इंडेक्स ने अपना हाई टच किया था 41,147 का, और उसे सस्टेन नहीं कर सका इंडेक्स 41,100 के एरिया को, और फिर हमने सेलिंग प्रेशर देखा जहां पर इंडेक्स की क्लोजिंग 40,731.61 के ऊपर हुई। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हम इस पे न सिर्फ ये कि लेवल्स बताएंगे बल्कि काफ़ी डिटेल में इसमें देखने वाले हैं कि हमें किस तरह के शेयर्स के अंदर और किस तरह हमने मूव्स रखनी है, ट्रेडिंग करनी है अभी नहीं करनी, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। सो अभी हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पहले अगर आप ये देखें, ये वाली जो लाइन जो रेजिस्टेंस लाइन है ये मैंने ड्रॉ की है समझाने के लिए कि अगर आप ये देखें यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसने अपना हाई बनाया, सेकंड टाइम हाई बनाया तो यहाँ से रिजेक्शन आई, और जब थर्ड टाइम हाई बनाया तो थर्ड टाइम के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई जो कि इंडेक्स को अपने इस डबल बॉटम वाले एरिया और सपोर्टिव एरिया के पास लेकर आ गया। तो ये जब थर्ड टाइम इसके जो इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि बेरिश मोमेंटम बहुत तेज है, और वंस इंडेक्स ने अपना ये सपोर्ट एरिया थोड़ा था 41,500 के अराउंड में, तो हमने देखा था कि बहुत तेजी के साथ इंडेक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर आया था, जहां पर इंडेक्स ने अपना यहाँ पर जो लो फॉर्म किया था वो 38,568.95 के ऊपर किया। डबल बॉटम लगाने के बाद इंडेक्स के अंदर अब अपसर्ज मूव आया, बुल्स की तरफ से यहाँ पे बाइंग देखी गई, और फिर ये जो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पर इससे ऊपर जाकर क्लोजिंग दी और ऊपर ही इंडेक्स ने सस्टेन किया। सो जो बियर्स का एक मोमेंटम था वो काफ़ी लो हो गया। सो हम इस ट्रेंड लाइन को डिलीट करते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इंडेक्स ने क्यों रेजिस्टेंस ली थी। तो अगर आप ये देखें तो ये जो एक और डॉटेड लाइन है जो फर्स्ट टाइम का हाई था, सेकंड टाइम यहाँ से इंडेक्स ने रेजिस्टेंस ली थी, और जैसे ही थर्ड टाइम इसी एरिया के रेजिस्टेंस एरिया पे आया था जो कि एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, तो वापस से हमने एक सेलिंग देखी और अगेन इंडेक्स ने वापस से अपने इस एरिया को डबल बॉटम लगाया जिस तरह यहाँ पर लगाया था, और फिर हमने देखा कि यहाँ से इंडेक्स ने अपवर्ड मूव किया और शार्प रैली ली। तो थर्ड टाइम इससे रेजिस्टेंस लेने के बाद जब डाउन साइड आई थी तो डबल बॉटम लगाया, जिस तरह यहाँ पर थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लेने के बाद डबल बॉटम लगाया, और यहाँ से फिर वापस से हमने देखा कि अपने इस रेजिस्टेंस लाइन को इंडेक्स ने तोड़ा। सो हम इसे भी डिलीट कर देते हैं। ये क्यों बताया था मैंने आपको, वो इसलिए बताया कि अगर आप अब देखिए कि इंडेक्स ने यहाँ से क्यों रेजिस्टेंस ली, तो अब हमें समझ में आएगा कि यहाँ से एक इंडेक्स के पास लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, सेकंड टाइम इसे हिट किया था तो यहाँ से रेजिस्टेंस आई थी। अगेन जिस तरह यहाँ पर थर्ड टाइम हिट होने के बाद सेलिंग आई, जब यहाँ पर थर्ड टाइम होने के बाद सेलिंग आई, तो अगेन जब थर्ड टाइम इंडेक्स ने अपने इस रेजिस्टेंस लाइन को हिट किया तो हमने एग्रेसिव सेलिंग देखी। ऑल्दो यहाँ पर इंडेक्स के पास एक सपोर्ट लाइन मौजूद थी जहाँ पर इंडेक्स ने अपना 28 अक्टूबर को क्लोजिंग दी थी, इससे ऊपर ही, लेकिन उसी के अगले दिन 29 अक्टूबर को जब गैप डाउन ओपनिंग हुई और अपने इसी सपोर्टिव एरिया से नीचे की ओपनिंग हुई, तो हाईली लाइकली यही चांसेस थे कि इंडेक्स वापस अपनी इस बेस्ट सपोर्ट एरिया के पास आए। ऑल्दो इससे पहले इंडेक्स के पास यहाँ पर भी सपोर्ट मौजूद थी 39,700 और 39,800 के इन बिटवीन, और अगर हम ये देखेंगे एक लॉन्ग विक भी बनी जहां पर बाइंग आई थी लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ, जो इंडेक्स को ड्रैग करके लेके गया वापस से अपने बेस्ट सपोर्टिंग एरिया के पास जो पहले भी इंडेक्स ने अपना बॉटम लगाया था ऑलमोस्ट 38,800 के अराउंड में, और फिर यहीं से ही हमने वापस से बुल्स की तरफ से देखा है कि वापस से बाइंग आई है। इतनी डिटेल बताने का मकसद क्या है कि अभी हमें आगे आने वाली मूव्स थोड़ी सी हमें समझ में आए। सो अभी हम देखेंगे, पहले हम आवरली बेसिस पे देख लेते हैं कि इंडेक्स के पास कौन सी रेजिस्टेंसेज और कौन सी सपोर्ट्स मौजूद हैं। तो इंडेक्स के पास जो अभी जो पहली सपोर्ट इंडेक्स के पास मौजूद होगी वो ऑलमोस्ट 40,450 और 40,500 के इन बिटवीन का एरिया होगा, जहां पर इंडेक्स अगर नीचे ड्रैग होता है बाय मंडे तो यहां से सपोर्ट इंडेक्स को मिल सकती है। उसके बाद जो लेवल आएगा अगेन वो यही वाला लेवल होगा जहां से इंडेक्स मल्टीपल टाइम सपोर्ट अपनी बना चुका है, जो कि हमारा वही एरिया होगा जो हम पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, 39,730 से लेकर ऑलमोस्ट 39,900 के इन बिटवीन। और अल्टीमेट जो बिल्कुल बॉटम होगा वो अगेन अगर बनता है थर्ड टाइम बॉटम जो होगा, और जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल एरिया होगा वो होगा अगेन 39,500 से लेकर 39,850 का एरिया। सो ये तो हो गई हमारी आवरली बेसिस के ऊपर बात। इसके बाद हम ज़रा चलते हैं डेली बेसिस पे, बल्कि डेली बेसिस पे जाने से पहले हम एक और चीज़ ज़रा डिस्कस कर लें। वो ये कि देखिए, जब पहले हमें ये समझना होता है कि इंडेक्स किस चैनल के अंदर है और मार्केट किस ट्रेंड के अंदर है। सो अगर बुलिश ट्रेंड होता है तो हमें पता है कि मार्केट इस तरह अपवर्ड मूव बनाती हुई ऊपर की तरफ जा रही होती है, और जब एक बेयरिश ट्रेंड होता है तो हमने देखा है कि मार्केट इसी तरह की नीचे की तरफ मूव बना के जा रही होती है। जो बेसिक जो चीज़ समझनी होती है हमें वो ये होती है कि जब मार्केट एक बुलिश रैली के अंदर होती है तो उसके अंदर करेक्शंस आती हैं। जिस तरह आप ये देखें, यहाँ पर करेक्शन आएगी, कंसोलिडेशन होगी, फिर अपवर्ड मूव आएगी, फिर एक करेक्शन आएगी, फिर एक अपवर्ड मूव आएगी और फिर एक करेक्शन आएगी। बिल्कुल सेम वाइस वर्सा होता है जब कोई बेरिश रैली होती है, उसमें भी ये होता है कि वो डाउनवर्ड मूव होता है और फिर कुछ करेक्शन आती है, फिर डाउनवर्ड मूव होता है, फिर एक बाउंस आता है और करेक्शन होती है। ये इसी तरह मूव होता है, फिर एक करेक्शन होती है, फिर एक करेक्शन होती है। बेसिकली इंडेक्स कभी भी बिल्कुल सीधे तरीके से ना ऊपर जाएगा मार्केट, और ना ही कोई प्राइसेस सीधे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे आती हैं। तो ये जो दो जो हमारे ट्रेंड्स होते हैं बुलिश और बेयरिश,
उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि जब भी कोई बुलिश सेशंस होंगे और तो वहाँ पर करेक्शन डेफिनेटली आएगी, लेकिन ये जो करेक्शन होती है ये कूल ऑफ करने के लिए होती है और फिर वापस हम देखते हैं कि बाइंग आती है और जो अपना जो प्रीवियस हाई होता है, अगला हाई उससे ऊपर का होता है, उससे अगला हाई उससे ऊपर का होता है, और बीच में जो एरिया का जो होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग होती है और प्राइसेस नीचे की तरफ चली जाती हैं, वो बेसिकली एक करेक्शन होती है। सेम इसी तरह जब बेरिश रैली होती है तो जब मार्केट ने अगर नीचे जाना होता है तो वहां पर बीच में हमें बाउंस दिखते हैं और हम वो ये देखते हैं कि वो जो बाउंसेस आते हैं वो बाउंसेस भी हमें उस बेरिश रैली के लिए करेक्शन होते हैं। जो बीच में एक हाई बनता है, फिर मार्केट नीचे जाती है, फिर एक अपना हाई बनाती है, फिर नीचे जाती है। तो बेसिकली जो अपना जो एक प्राइस के अंदर एप्रिसिएशन आती है, जो बाउंस आता है, वो बेसिकली इस बेरिश रैली के लिए करेक्शंस होती हैं। तो चाहे वो बुलिश रैली हो चाहे वो बेरिश रैली हो, करेक्शंस वो ड्यू होती ही होती हैं। ये मैंने आपको क्यों बताया, इसके बाद हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने डेली बेसिस के ऊपर, चार्ट के ऊपर, और देखते हैं कि अभी क्या पोजीशन है इंडेक्स की। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो डेली बेसिस पे ये जो नेगेटिव कैंडल बनी है, तकरीबन 340 पॉइंट इसमें से ड्रैग हुए हैं। उससे पहले जो थे तकरीबन 800 पॉइंट के करीब इंडेक्स ने जोड़े थे। इससे पहले जो तकरीबन 200 पॉइंट नेगेटिव हुए थे, और इसमें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई थी जहाँ पे तकरीबन इंडेक्स ने 1300 साढ़े 1300 पॉइंट यहाँ पर एड ऑन किए थे। तकरीबन 6 महीने के बाद इतना एक ही दिन के अंदर इतना ज़्यादा अपसर्ज हमें दिखा था। अगर आप यही देखें कि जब यहाँ से बुलिश रैली कंटिन्यू हुई तो फिर एक करेक्शन आई, फिर बुलिश कंटिन्यू हुई, बुलिश रैली कंटिन्यू हुई, फिर कुछ करेक्शन, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर कुछ करेक्शन, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर कुछ करेक्शन आई। इसी तरह अगर हम ये देखते हैं जब कोई बेरिश रैली होती है, जब इंडेक्स ने नीचे की तरफ, मार्केट ने नीचे की तरफ मूव करना होता है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे नहीं जाती, बल्कि वो नीचे आएगी और फिर पुल बैक आएगा, फिर करेक्शन, ये बेरिश रैली की करेक्शन होती है, फिर नीचे जाएगी, अपने प्रीवियस वाले लो को तोड़कर नीचे जाएगी, फिर वापस से हम देखेंगे बाइंग आएगी और इंडेक्स के अंदर अपवर्ड मूव आएगी, और फिर ये करेक्शन होगी इस बेरिश रैली की। जिस तरह अगर हम पीछे भी देखें, जब इंडेक्स मार्केट काफी बेरिश रैली के अंदर कंटिन्यूसली 2017 से चली हुई आ रही थी, तो यहां से भी जब बेरिश रैली आती है, कंटिन्यूशन होती है, तो फिर हमें करेक्शन दिखती है, फिर वापस से डाउनवर्ड मूव होता है, फिर हमें करेक्शन दिखती है। तो कहने का मकसद ये है कि चाहे वो बुलिश रैली हो, बेरिश रैली हो, करेक्शन ड्यू होती है। अब हमें ये कैसे कंफर्म हो कि ये जो एक बुलिश रैली चल रही थी ये उसके लिए करेक्शन है, या यहाँ से जो एक शॉर्ट टर्म बेरिश रैली चली थी जहाँ पर इंडेक्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई थी, तमाम प्राइसेस टूट गए थे शेयर्स के, तो ये जो अपसर्ज आ रहा है ये इस बेरिश रैली का की करेक्शन है, या जो एक लॉन्ग टर्म बुलिश रैली थी उसकी करेक्शन है। तो ये हमें कैसे कंफर्म होगा, इसको थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करते हैं। पहले हम सिर्फ डेली बेसिस पे देख लेते हैं जो इंडेक्स की मूव रही। अगर हम देखें तो इंडेक्स ने अपना इस वापस से जब अपनी एक हायर हाई फॉर्म किया था, ये हायर हाई फॉर्म हुआ था, ये हायर लो फॉर्म हुआ था, और जब इस हमारे इस इंडिकेटर के इस अपर पार्ट के अंदर बॉलिंजर बैंड के 20 DMA लाइन एंड अपर बैंड के इन बिटवीन ट्रेड कर रहा था, तो ये एक पॉजिटिव साइन था कि यहाँ से कंटिन्यूशन हो सकती है। लेकिन हमने यहीं से देखा कि अपने अपर पार्ट से, अपर बैंड से रेजिस्टेंस लेकर इंडेक्स अपने लोअर बैंड को टच करता है और यहीं से ही अपनी सपोर्ट बनाता है। लास्ट डे की कैंडल, प्रीवियस कैंडल ने 20 DMA लाइन से ऊपर की क्लोजिंग दी थी। ये जो लास्ट डे की कैंडल है इसने भी 20 DMA लाइन के ऊपर की क्लोजिंग तो दी है। अभी हमें यह चेक करना होगा कि बाय मंडे ये अपनी इस एरिया से ऊपर ही ट्रेड करता है कि पॉजिटिविटी आती है, या ऐसे नीचे की तरफ मूव बनाता है। इसके अलावा अगर हम मूविंग एवरेजेस की सपोर्ट देखें तो अभी मूविंग एवरेजेस की सपोर्ट भी मौजूद है इंडेक्स के पास, लेकिन पहले भी ये सपोर्ट मौजूद थी और इंडेक्स ने इसे डाउनवर्ड क्रॉस करके नीचे नेगेटिव पहले भी क्लोजिंग दे चुका है।
ये तो है हमारे लिए डेली बेसिस पे। अगर हम पहले वीकली बेसिस पे देखें तो इस वीक इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 843.61 के पॉइंट्स जोड़े हैं, जो कि परसेंटेज में तकरीबन 2.11%। तो यहाँ पर ये जो वीक रहा, यहाँ पर वापस से इंडेक्स ने अपना लो फॉर्म किया था 38,778 के ऊपर। ये जो अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक था, वहाँ पर भी इंडेक्स ने अपने इसी सपोर्ट एरिया को टेस्ट किया था, जो कि था यहाँ पर लो फॉर्म हुआ था 38,568.95 के ऊपर। तो यहाँ पर डबल बॉटम इन इस वीक के अंदर भी, अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर भी और नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर भी इंडेक्स लगा चुका है। हम वापस आते हैं सबसे पहले डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ से जो अपना हाई फॉर्म किया था इंडेक्स ने, यहाँ पर एक और हाई फॉर्म किया है और अपना ये वाले हाई से लोअर हाई है। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर अगर हम देखें तो ये वाला हाई अपने प्रीवियस हाई से लो है और फिर यहीं से ही रेजिस्टेंस आई। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो ये एक लो फॉर्म किया था, ये वाला लो अगेन फॉर्म किया जो अपने प्रीवियस वाले लो से अपर है। ये वाला एक हाई की फॉर्मेशन हुई थी जो कि, और फिर अगेन ये वाला हाई की फॉर्मेशन हुई। यहाँ से हाईली लाइकली चांसेस यही थे कि यहाँ से रिजेक्शन आने की ज़्यादा कवी उम्मीद है। उसकी रीजंस हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस की थी हमने कि बेसिकली यहाँ पर इंडेक्स के पास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मौजूद है और मार्केट इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं है कि वो इस रेजिस्टेंस को बहुत इजीली तोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाए। क्योंकि यहाँ से वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो जो ये एक वीकली बेसिस पे ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन की भी यहाँ पर वीकली बेसिस पे रेजिस्टेंस थी और एक सप्लाई एरिया था। और ये जो एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस थी इंडेक्स के पास अगेन 41,900 के अराउंड में, ये भी मौजूद थी। और हम जैसे प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं ये कि अपने इस बोलिंजर बैंड के अपर बैंड की भी रेजिस्टेंस यहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद जो इंडेक्स के अंदर प्रेशर आया, लेकिन अपने इस प्रीवियस वाले लो के से नीचे जाकर इंडेक्स ने क्लोजिंग नहीं दी, इसी के ऊपर सस्टेन किया। ये बेसिकली हमें क्या शो करता है, तो अब मैंने आप दोस्तों के लिए एक बॉक्स पैटर्न फॉर्म किया है जो हमें ये बता रहा है कि ऑलमोस्ट एंड ऑफ सितंबर से लेकर और नवंबर के ये फर्स्ट वीक तक इंडेक्स ये इसी बैंड के अंदर ही कंसोलिडेट हो रहा है। ना अपने लो से नीचे जाकर के क्लोजिंग दे रहा है और ना ही अपने हाई से ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे रहा है। जैसे अपवर्ड आता है यहाँ से रेजिस्टेंस आती है। इस वाले वीक के अंदर भी हम देखें रेजिस्टेंस आई, यहाँ पर इंडेक्स ने अपना हाई फॉर्म किया था 41,818 का। इस वाले वीक के अंदर एंड ऑफ अक्टूबर के अंदर भी जो हाई फॉर्मेशन हुई है वो अगेन 41,922 के ऊपर हुई है। तो 41,800 एंड 42,000 के इन बिटवीन का जो ये एरिया है, चूंकि ये वीकली बेसिस पे भी एक सप्लाई का एरिया है और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है, और चूंकि इंडेक्स ऑलरेडी ओवरबॉट था तो इस एरिया के अंदर ही इस ऑलमोस्ट अगर हम इसको बताएं 38,700 से लेकर ऑलमोस्ट 42,000 का जो एक 4,000 का एक बैंडविड्थ है, इंडेक्स इसी बिटवीन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ना लो से अपने सपोर्ट से नीचे तोड़कर क्लोजिंग दे रहा है और न ही अपने रेजिस्टेंस से ऊपर तोड़ के क्लोजिंग दे रहा है। यही वजह है कि अगर आप नोट करें कि अगर कोई भी इस दौरान जबकि इंडेक्स कंसोलिडेशन एरिया के अंदर है, मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, तो अगर आप बाइंग साइड पे बैठेंगे तो आप देखेंगे कि बसा औकात ऊपर रेट जाएंगे लेकिन वापस से नीचे आ जाएंगे। और अगर कोई शॉर्ट सेलिंग के ऊपर है तो वो ये देखेगा कि वापस से वो रेट नीचे जाकर वापस ऊपर आ जाएंगे। तो ये एक अक्सर स्क्रिप्ट ऐसे ही होंगे जो एक खास एरिया के अंदर ही अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे होंगे। इसके बाद ज़रा सा हम देखते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्या हम अभी बाइंग करके बैठ जाएं, अभी हम सेलिंग करके बैठ जाएं, शॉर्ट सेल कर दें, क्या कर दें? तो उसके लिए थोड़ा सा डिटेल हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी।
हम थोड़ा पीछे जाते हैं और हम ये देखते हैं कि इस तरह की जो फॉर्मेशन होती है, जिस तरह की डेली बेसिस पे ये एक फॉर्मेशन हो रही है, तो उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। हम ज़रा सा पीछे आते हैं और ये देखते हैं कि लेट्स सपोज अभी हम इस एरिया में मौजूद हैं और हमें नहीं पता है कि इंडेक्स अब ऊपर जा रहा है। हमने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया, इसके बाद हम देखते हैं इंडेक्स वापस अपना एक हाई फॉर्म करता है और फिर वापस से सेलिंग आ रही है। तो अब हम इस तरह की चॉपी मार्केट के अंदर या हाई वॉलेटाइल मार्केट के अंदर किस तरह ट्रेड करें, इस बात को ज़रा सा यहीं पर ही छोड़कर अगर मैं चला जाता हूं आप दोस्तों को लेकर, ज़रा पहले हम इकॉनमी इंडिकेटर को देख लेते हैं कि इकॉनमी इंडिकेटर्स और मार्केट की क्या स्ट्रेंथ है, मार्केट का पी रेशो क्या है। तो थोड़ा सा हम पहले ये देख लें। तो अगर आप ये देखें कि पहली बात तो ये कि अगर हम रिजल्ट वाइज देखते हैं कंपनीज का, तो हमें दिखता है कि कंपनीज के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और हमने ये नोट किया कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनकी प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रही बल्कि वो नीचे की तरफ आ जाती हैं। और हमने एक और चीज़ ये भी नोट की होगी, अगर आपको स्क्रिप्ट जहन में होंगे, आपने देखा जैसे लॉटकॉइन का अच्छा रिजल्ट आया लेकिन पीछे नीचे डाउनवर्ड मूव बना लिया। आपने देखा और बहुत सारी कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आए लेकिन वो अपने रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पा रहे। इसका वाइस वर्सा आपने ऐसे भी देखा कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर या ऐसी कंपनी जिनके रिजल्ट बुरे आए और उनको फौरन उसी बुरे रिजल्ट के बाद ही अपर कैप लग गए। जिस तरह आपने देखा कि लास्ट वीक के अंदर ATRL और NRL वगैरह के रिजल्ट भी आए, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं थे लेकिन उसके बावजूद भी वो अपर कैप लगे। तो बेसिक जो चीज़ है वो सिर्फ रिजल्ट के ऊपर, प्राइसेस के ऊपर जो मार्केट है वो नहीं चलती, बल्कि उस का एक अलग खास पैटर्न और चाल होती है कि अगर कोई स्क्रिप्ट अपनी सपोर्ट के पास आया होगा, बुरा रिजल्ट भी होगा, तो अगर तो उसके अंदर वो अपनी बेस्ट सपोर्ट के पास है तो मे बी उसके अंदर चांस है कि वहाँ पर बाइंग आ जाए। और अगर कोई स्क्रिप्ट अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है लेकिन वो अपने रेजिस्टेंस के पास मौजूद है, तो सिर्फ रिजल्ट की वजह से हम ये अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चांसेस तो लिए जा सकते थे लेकिन अभी हम देखें मार्केट जिस तरह के मूव बना रही है वो ये है कि अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी वो स्क्रिप्ट उस तरह का नहीं चलता। इस पार्ट को हम अगर साइड पर रखें और अगर हम देखें कि ओवरऑल जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कंपनीज के काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि जो कोविड की वजह से जो डिस्टर्बेंस हुई थी उसके बाद अगर हम देखें सीमेंट सेक्टर को, आप देख लें कि उसके बहुत ज़्यादा अच्छे और उसकी ग्रोथ और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इन फ्यूचर डेफिनेटली मौजूद है। और उसके अंदर हमें बिल्कुल अपनी डिप के ऊपर बाइंग स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, लेवल्स देखकर ही उसके अंदर ट्रेड करनी चाहिए। तो अगर आप केमिकल सेक्टर भी देख लें, आप अदर सेक्टर्स देख लें जिनके अंदर रिजल्ट अच्छे हैं, तो वो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे होंगे। इसके साथ अगर हम देखें कि हमारा जो माइक्रो एंड मैक्रो जो इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के, वो भी काफ़ी अच्छे हैं अभी, और हर तरफ हमें अच्छी की ही न्यूज़ है। और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारा पाकिस्तान और आगे भी तरक्की करेगा और मार्केट और भी आगे बढ़ेगी। ये जो आपके पास सामने ये चार्ट दिख रहा है, ये अगर आप देखें तो ये जो हमारा जितना भी एशिया की जितनी कंट्रीज़ हैं उनके पी रेशो अगर आप देखें, तो अगर आप ये देखते हैं कि इंडिया का अभी मार्केट का पी रेशो 24.9 के ऊपर है और वो अपने ऑलमोस्ट, उनका जो इंडेक्स है वो अपने निफ्टी 50 जिसे कहते हैं, वो अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास है। हालांकि पी रेशो बहुत ज़्यादा है उसके बावजूद वो ऊपर की तरफ जा रही है। अगर हम देखें थाईलैंड का 2.08 है, और इंडोनेशिया का 20.3 है, मलेशिया का 17.4 है, वियतनाम का 16.5, चाइना का 14.7, यूएई का 12.7 और हमारे पाकिस्तान का 7 के ऊपर पी रेशो है। जितना पी रेशो कम होता है उतना ही ज़्यादा बेटर चांस होता है उस
उन मार्केट्स या उन स्क्रिप्ट्स के अंदर काम करना, चूंकि वो कोई बहुत ज्यादा बड़े वे नहीं होते, यानी यूं समझे जिनका पी रेशो कम होगा, इसका मतलब ये होता है कि वो इंडिकेशन होती है कि इस मार्केट के अंदर या इस स्क्रिप्ट के अंदर हम बाइंग कर सकते हैं और उसके अंदर ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इन तमाम बातों को मिलाकर अगर हम देखें तो कंपनीज का अच्छा रिजल्ट आना ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। माइक्रो एंड मैक्रो सतह पर हमारे इकोनॉमी का बेहतर होना और उसकी इंडिकेशन मिलना ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और हमारी मार्केट का पी रेशो भी बिलो डबल डिजिट, अगर आप ये देखें तमाम जितने भी और कंट्रीज हैं एशियन, उनके अंदर जो उनकी मार्केट का जो पी रेशो है वो डबल डिजिट के अंदर है, लेकिन हमारी मार्केट का पी रेशो अभी भी सिंगल डिजिट 7 के ऊपर मौजूद है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि इसका फ्यूचर, हमारी मार्केट का फ्यूचर डेफिनेटली वो बहुत ब्राइट है। इसके बाद हम वापस आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। ये मैंने आप दोस्तों को क्यों बताया है, इसको हम साइड पर रखकर जरा अब डिस्कस करते हैं। लेट सपोज हम इस एरिया में मौजूद है 2015 के एरिया में। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर आप ओवरऑल देखें तो मार्केट एक बुलिश रैली के अंदर, अगर आप ये देखें यहाँ पर अपना मार्केट ने लो लगाने के बाद एक कंटिन्यूसली बुलिश रैली के अंदर है। अगर हम इस एरिया में मौजूद होते तो हमें किस तरह ट्रेड करना है, अगर हम ये सोचते हैं यहाँ से बहुत ज्यादा करेक्शन आ गई है, मैं यहाँ से बाइंग कर लूं, तो मैं आगे देखता हूँ कि ये वाला लो वापस से टूट जाता है। नीचे आने के बाद ऊपर मार्केट ऊपर मूव करती है, लेकिन अपने प्रीवियस वाले लो को तोड़ देती है। तो क्या मुझे इस एरिया में बाइंग करनी है, मुझे इस एरिया में बाइंग करनी है, वी विल सी। हम ये देखते हैं कि क्या हम इस एरिया में बाइंग कर लें। हमें नहीं पता कि बेसिकली हमें ये नहीं पता होता कि इंडेक्स हम सपोर्टिव एरिया जरूर बयान कर सकते हैं कि लेट सपोज अगर मार्केट यहाँ से गिर रही है तो इस एरिया के पास ऑलमोस्ट 33,900 के अराउंड ये सपोर्ट ले सकती है, लेकिन इंडेक्स तोड़ देता है, फिर अपवर्ड मूव बनाता है मार्केट और हम समझते हैं वापस से बुलिश रैली कंटिन्यू होगी, चूंकि लॉन्ग टर्म हम बुलिश रैली के अंदर हैं। लेकिन हम देखते हैं वापस से इस लो को तोड़ देता है। अगर हम आहिस्ते आगे जाकर देखें तो यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस मौजूद है, इसको नहीं तोड़ता और बल्कि अपने इस लो से भी नीचे जाकर और इस लो से भी नीचे जाकर का एक लो फॉर्मेशन होती है। तो जब भी कोई स्क्रिप्ट या कोई मार्केट कभी करेक्शन मोड के अंदर होती है और पीछे एक बुलिश रैली चली हुई आ रही होती है, तो हाईली लाइकली चांसेस यही होते हैं कि वहां से मार्केट एक करेक्शन लेने के बाद अपवर्ड मूव बनाएगी। लेकिन वो कब बनाएगी और कौन से एरिया को सपोर्ट बनाएगी ये हमें कंफर्मेशन नहीं होती। तो उसके लिए सेफ साइड ऑप्शन क्या होता है कि हमें कंफर्म हो जाए कि अब हम अगर बाइंग करेंगे तो हमें डेफिनेटली मार्केट उससे नीचे नहीं जाएगी बल्कि वापस बुलिश रैली को कंटिन्यू रखेगी। तो जब कोई फॉर्मेशन होती है, चाहे जिस तरह ये एक पैरेलल चैनल की फॉर्मेशन है या हम इस वाले बॉक्स चैनल को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए ये होता है कि इंडेक्स अपने इस पैरेलल चैनल की रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाए। तो ये कंफर्मेशन होती है कि यहाँ पर ये जो एरिया आया था बुलिश रैली के बाद ये एक करेक्शन थी, ना ये कि ये इस बेरिश रैली के अंदर करेक्शन आ रही है और इंडेक्स और ज्यादा नीचे जा सकता है। तो अगर हम देखते हैं आगे चल के, अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पर लो लगाया था, फिर ये पैरेलल लो लगाया, लेकिन अगेन अपवर्ड मूव बनाने के बाद नीचे बॉटम एक और लगा दिया। हालांकि ये बुलिश रैली चल रही है, आप देखें यहाँ से कंटिन्यूसली बुलिश रैली चल रही है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है और ये कंटिन्यू है। ये वाला लो अगेन प्रीवियस वाले लो से नीचे जाकर बना, फिर अगर वापस से ऊपर आती है तो हम ये समझेंगे कि क्या ये वापस बुलिश बनाएगी। हमने देखा नहीं, अगेन करेक्शन आई और इस दफा जो लो बनाया वो इस वाले लो और इस वाले लो से भी नीचे का लो बनाया। सो अब हम कब सेफ साइड ट्रेड कर सकते हैं, लेट्स सी। अगर अभी हम आगे देखते हैं और हम देखते हैं कि अगेन जब ये रेजिस्टेंस, जिस तरह यहाँ पर रेजिस्टेंस आई थी इस चैनल की, यहाँ पर रेजिस्टेंस आई थी इस चैनल की, अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस आई इस चैनल की और वापस से इंडेक्स
ऑल्दो एक लॉन्ग टर्म बुलिश रैली चल रही है, लेकिन अभी यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। ये ऑलमोस्ट टाइम था अगस्त 2015 से लेकर, और हम 2016 के फेब तक आ गए हैं, जैन और फेब तक आ गए हैं, और अभी तक करेक्शन चल रही है। तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए। इसके बाद अगर हम देखें तो फिर अब हमें ये दिखता है, अगर हम इस वक्त पर आते हैं और हम ये देखते हैं, अब हमें नहीं पता कि ये एक सपोर्ट बनाएगा इंडेक्स, या ये वाली सपोर्ट बनाएगा, या ये वाली, हम हर सपोर्ट के ऊपर ये नहीं कंफर्म कर सकते कि यही सपोर्ट बनेगी, क्योंकि जब अपवर्ड मूव बनती है और रेजिस्टेंस मौजूद होती है, तो इंडेक्स जब नीचे की तरफ डाउन मूव बनाता है करेक्शन के दौरान, तो उस वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि अपनी प्रीवियस वाली सपोर्ट्स, एक दफ़ा तो वो सपोर्ट ले लेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उस प्रीवियस वाली सपोर्ट पर ही ले। यहाँ पर लो बनाया, ये वाला लो, इससे प्रीवियस वाले लो से लो बनाया, यहाँ पर अगेन लो बनाया, ये प्रीवियस वाले लो से लो बनाया, और तकरीबन कोई 6 से 7 महीने का टाइम गुजर चुका है। अब हमें कंफर्म कैसे हो कि हम एंट्री ले लें, कब लें? उसके लिए ज़रूरी होता है कि या इंडेक्स, या तो आप अपने सपोर्ट के पास बाइंग करें, लेकिन वो सपोर्ट कैसी होगी, क्या वो टूटेगी नहीं टूटेगी, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। वो मोमेंटम को देखकर ही अंदाज़ा होता है, और वो देखकर अंदाज़ा होता है कि रिजेक्शन किस अंदाज की आ रही है। फर्स्ट टाइम आएगी तो सेकंड टाइम आएगी तो थोड़ी कम करेक्शन होगी, और अगर थर्ड टाइम आएगी तो काफ़ी हैवी करेक्शन होती है। अब हमें जब इस रेजिस्टेंस से ऊपर जाकर की प्रॉपर क्लोजिंग होती है इंडेक्स की, मार्केट की, अब हम ये देख सकते हैं कि जब इस 6 महीने की करेक्शन के बाद इंडेक्स ने अपनी इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाकर इस कैंडल में मार्च 2016 में क्लोजिंग दी है, तो अब हम देखेंगे, अगर आप देखें तो मोमेंटम किस तरह का तेज होकर ऊपर गया, ये आपको पता चल रहा है। यानी यहाँ अगर हमने इस पूरे एरिया में एंट्री नहीं भी ली, इस 6 से 7 8 महीने तक कोई एंट्री नहीं ली जब इंडेक्स डाउनवर्ड मूव बना रहा था, ऑल्दो एक कंटिन्यूएशन तो है, एक बुलिश रैली तो चल रही है, लेकिन हु नोज कि वो बुलिश रैली कब कंप्लीट हो जाती है। तो सेफ साइड ये होता है कि जब इस रेजिस्टेंस से ऊपर की जाकर के क्लोजिंग देगा, तो भले ऊपर और भी इसकी पैरेलल रेजिस्टेंस और मल्टीपल मौजूद होंगी, लेकिन उसके बाद जो मोमेंटम इंडेक्स में आएगा, मार्केट में आएगा, वो बहुत तेज आ सकता है, और ये हम कैच कर सकते हैं। तो अगर मैंने इन किसी एरिया में, हम लोगों ने किसी एरिया में बाइंग नहीं भी की, तो हमने इस कैंडल पे आकर, या चले इस कैंडल पे आकर भी अगर हमने बाइंग कर ली होती, तो हम अगर यहाँ पर बाइंग करके 6 महीने तक 8 महीने तक परेशान रहते कि पता नहीं इंडेक्स ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और जब नीचे जाता हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाते, लॉस करते। तो अगर हमें यहाँ पर कोई कंफर्मेशन मिलने के बाद तकरीबन ऑलमोस्ट उसी लेवल के ऊपर हम वापस से 8 महीने बाद एंट्री करते हैं, जो हमें कंफर्मेशन देता है कि अब इंडेक्स ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि जब यहाँ से रेजिस्टेंस टूटी, तो काफ़ी तेज़ी के साथ इंडेक्स ने अपना हाई, ऑल टाइम हाई हमारा वही 50,000 के करीब हिट किया, और बल्कि वो 54,000 तक भी किया। अगेन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यहाँ पर करेक्शन आई थी, तो जब यहाँ से ऊपर की क्लोजिंग दी, तो इंडेक्स वापस से तेज़ी के साथ 4-5 हज़ार पॉइंट ऊपर लेकर हमें चला गया। ये मैंने आपको क्यों बताया? ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आप नोट करेंगे तो करंटली भी इंडेक्स इसी तरह के एक चैनल के अंदर अभी चल रहा है। मे बी ये मोमेंटम बने और यहाँ से तेज़ी के साथ निकलकर ऊपर की तरफ जाए, जिस तरह के न्यूज़ मौजूद हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इंडिकेटर्स मौजूद हैं, जो इलेक्शंस, यूएसए इलेक्शन के जो मसाइल थे कि जी उसकी वजह से इंडेक्स प्रेशर में, वो ख़त्म हो गया है, एफएटीएफ का मसला था वो ख़त्म हो गया है। तो इस तरह के बहुत सारे न्यूज़ अगर हम पॉजिटिविटी जोड़ना चाहें तो वो हम जोड़ तो सकते हैं, लेकिन क्या हम टेक्निकली यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं? तो टेक्निकली अभी हमें, अगर आप टेक्निकली मुझसे पूछें तो बहुत ज़्यादा, अगर इफ़ यू आर चूजी इन द स्टॉक्स के, पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहें,
तो वो कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की ये एक रैली चली थी और आप एक्सपेक्ट करें कि कुछ भी खरीद लें और वो ऊपर ही जाता जाए, वो रैली अब आपको नहीं मिलेगी फिलहाल। सो अगर आप चूजी हैं स्टॉक्स के अंदर, पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर ही स्टक रहकर आप उस पर काम करते हैं, तो उसके अंदर आपको मिल सकता है कि आप गेन अच्छा ले लें। लेकिन तमाम स्क्रिप्ट्स के अंदर अब वो वाला मोमेंटम अभी फिलहाल नहीं आएगा। तो अगर यहां से अपवर्ड मूव बनाकर इस रेजिस्टेंस से ऊपर जाकर के क्लोजिंग देगा तो इंडेक्स ऊपर की तरफ मूव होगा। लेकिन ये भी मुमकिन है कि इसी एरिया में कंसोलिडेट होने के बाद वापस से कोई एक अपना नीचे का एक और लो लगा दे। तो या तो नीचे जाकर और बड़ा कोई लो लगाता है तो आपकी बाइंग बन सकती है, रिस्क लिया जा सकता है, और बहुत स्ट्रांग सपोर्ट होनी चाहिए। वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट अगली वीडियोस के अंदर के कौन से सपोर्ट होंगे जब इंडेक्स अगर नीचे की तरफ मूव बनाएगा, या फिर इंडेक्स अपनी इस रेजिस्टेंस को वीकली और मंथली एंड डेली बेसिस पे जो रेजिस्टेंसेस हैं उनसे ऊपर के जाकर के क्लोजिंग दे, तो फिर एक मोमेंटम हमें तेज दिख सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये एक बॉक्स पैटर्न के अंदर इंडेक्स 4000 के इस बैंड के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। कभी नेगेटिविटी आती है, अगले वीक पॉजिटिव बन जाती है, लेकिन हम इस पॉजिटिविटी को देखते हैं तो अगले वीक फिर नेगेटिव बन जाती है, फिर नेगेटिव के बाद फिर अगेन पॉजिटिव बन जाती है, फिर अगेन नेगेटिव बन जाती है, और फिर नेगेटिविटी के बाद फिर अगेन पॉजिटिव बन जाती है। What it shows कि यहाँ पर इंडेक्स अभी कंसोलिडेट हो रहा है। अगर आप पहले देखें तो इंडेक्स का एक मोमेंटम ऊपर की तरफ दिख रहा था। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक साइडवेज वाला मोमेंटम और एक बॉक्स वाला मोमेंटम है। ये बॉक्स के अंदर किस तरह की ट्रेडिंग होती है, ये वीकली बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। बॉक्स के अंदर कैसे ट्रेडिंग होती है, अगेन हम चलते हैं पीछे और हिस्ट्री में देखते हैं कि लेट सपोज हम यहाँ पर किसी एरिया में मौजूद होते और हम ये देखते हैं कि इंडेक्स एक बॉक्स के अंदर ये 23,900 से लेकर और ऑलमोस्ट 20,900 के इन बिटवीन बॉक्स के अंदर ट्रेड हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पर किस तरह ट्रेड लेनी होगी। या नीचे आता है, हम यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर अप जाता है और अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस आती है, फिर नीचे आता है, फिर अप जाता है, फिर रेजिस्टेंस आती है, और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह की इंडेक्स की मूव हुई। अब आप ये देखिए कि जब यहाँ पर इस बॉक्स चैनल से इंडेक्स निकला, कंसोलिडेशन एरिया से निकला, ये बात हो रही है मई 2013 से लेकर और नवंबर 2013 तक। तो ये एक कोई खास क्लियर जो है ना ट्रेंड नहीं था, ये एक साइडवेज का ट्रेंड है। एक मैक्सिमम एरिया है अपसाइड और एक मिनिमम एरिया है, मैक्सिमम एरिया है डाउन साइड का। लेकिन जैसे ही इस बॉक्स से और इस बॉक्स पैटर्न से इस रेजिस्टेंस से ऊपर की जाकर क्लोजिंग होती है जिस तरह यहाँ पर हुई है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि बहुत तेज मोमेंटम फिर अपसाइड की तरफ आता है जो इंडेक्स को आहिस्ता आहिस्ता करके अपवर्ड ट्रैक कर दिया। तो जब एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन हो जाती है बॉक्स पैटर्न की सूरत में, या इंडेक्स इस पैरेलल चैनल के इस कंसोलिडेशन एरिया से गुजरकर जब अपने रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाता है, तो अब हमें समझ में आता है कि बहुत इसके बाद जो मोमेंटम होगा वो तेज होगा। सो इतनी डिटेल समझने होपफुली आप दोस्तों को समझ में आई होगी, क्योंकि इस तरह की चॉपी मार्केट्स के अंदर ट्रेड किस तरह लेनी चाहिए। क्या रोज हम ट्रेड ले लें, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या किसी भी स्क्रिप्ट में ना लें, ऐसा भी नहीं है। पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर लिया जा सकता है। लेट सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि हम इधर हैं यूनिटी के अंदर, यहाँ पर पूरी मार्केट के अंदर आपको पता है कि सितंबर में क्रैश आया, क्रैश तो नहीं कहेंगे, यानी एक डाउनवर्ड मूव आया। तो हमने देखा कि यूनिटी के अंदर भी आया और यूनिटी ने अपना यहाँ से ये लो लगाया। अब वी डोंट नो कि क्या इस एरिया से सपोर्ट मिलेगी या हम वेट करेंगे इस वाले एरिया में यहाँ पर एक सपोर्ट बनाकर पॉजिटिव। लेकिन क्या ये पॉजिटिविटी कंफर्म होती है कि ये वापस से नीचे तो नहीं आएगा? रिस्क और रिवॉर्ड रेशो क्या होना चाहिए? तो उसके लिए हम देखते हैं कि अगर आपने इस कैंडल में बाइंग नहीं की, कि कंफर्म नहीं है कि ट्रेंड क्या बनेगा इसका,
इस कैंडल में भी बाइंग नहीं की, इसमें भी नहीं की। हम आगे देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मूव क्या बनती रही, और यहाँ पर आपने देखी कि जो ये अपना प्रीवियस हाई था, इस प्रीवियस हाई से ऊपर जाकर इस दिन क्लोजिंग दे दी 19 अक्टूबर को यूनिटी ने। तो इन केस अगर हमने इस किसी भी एरिया में बाइंग नहीं की, इस डर से कि ये कहीं अपना हाई स्विंग बनाने के बाद वापस से नीचे की तरफ तो नहीं आ जाएगा, तो अगर कोई इस एरिया में बाइंग नहीं भी कर सका, तो जब ये ब्रेक आउट हुआ यूनिटी का, तो यहाँ पर बाइंग कोई कर सकता था। और अगर किसी ने मैक्सिमम चले 19 के ऊपर भी बाइंग की है, तो अभी यूनिटी 23 रुपए और 24 रुपए का अपना हाई लगाया, तो ये 4 रुपए की मूव ले ली। ये नीचे की 4-5 रुपए की मूव छूट गई, लेकिन ये वाली आप मूव पकड़ सकते हैं। या इसी तरह मिसाल के तौर पर हम एक और ले लेते हैं FFBL। ऑल्दो जो अक्टूबर के जो ग्रुप के अंदर, हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर थे, उनको ये बताया था कि ये वाला एक एरिया ऐसा लगता है कि जिसके अंदर हम बाइंग कर सकते हैं इसकी मूवमेंट को देखते हुए। जिस तरह यहाँ पर ये काफ़ी टाइम कंसोलिडेट पहले भी हो चुका था, यहाँ पर भी ये कंसोलिडेट हो रहा था, तो हमने यहाँ पर बहुत सारी जो अक्टूबर में प्रीमियम ग्रुप के अंदर थे उनको बताया था। चूँकि हर स्क्रिप्ट के अंदर कोई अच्छी कॉल्स नहीं हुई अक्टूबर के अंदर भी, चूँकि बहुत ज़्यादा चॉपी मार्केट थी, कोई ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई थी। लेकिन उन जो अच्छे स्क्रिप्ट के अंदर थे, जिनके अंदर हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए, उनमें से एक FFBL था। लेट सपोज अगर किसी ने यहाँ पर बाइंग नहीं भी की है, यहां से अगर ये अपवर्ड मूव बनाता है और अपने इस वाले हाई को ऊपर की तरफ क्रॉस करके क्लोजिंग करके कंसोलिडेट होता है, तो ये जिस तरह यहाँ पर ये ऊपर गया लेकिन वापस से नीचे आया, यहाँ पर इसने इस वाले कैंडल पे फुल ब्रेकआउट दिया और इसी दिन इसने अपना अपर लॉक भी लगाया जो अपने इस रेजिस्टेंस से ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो ये इस तरह के कुछ स्क्रिप्ट हो सकते हैं जिनके अंदर आपने बाइंग अगर की हो, तो हमने ये देखा कि किसी ने इस कैंडल पे भी बाइंग की है, तो यहाँ से भी 23-24 रुपए से लेकर उसको 26 रुपए बल्कि 27 रुपए के करीब का अराउंड का ये गैप मिल गया है। लेकिन ये उन्हीं पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर तो काम किया जा सकता है जहां पे ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं। हर तरह के स्क्रिप्ट के अंदर इस वक्त में काम नहीं किया जा सकता। इंडेक्स अगर नेगेटिव भी मूव करेगा या पॉजिटिव भी मूव करेगा, या लेट सपोज यहाँ पर इंडेक्स ने 5 नवंबर को पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी और तकरीबन 800 पॉइंट जोड़े थे। इसी 5 नवंबर को अगर हम इसी FFBL को भी देख लें, तो 5 नवंबर में इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई थी और अपने हाई साइड से इसके अंदर प्राइस रिजेक्शन थी। तो भले इंडेक्स 800 पॉइंट प्लस भी है, तो इसके अंदर अपनी करेक्शन कर रहा है, और इंडेक्स नेगेटिव भी है फिर भी अपनी करेक्शन कर रहा है। तो इस स्क्रिप्ट की या इस तरह के और बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं जिनके अंदर कुछ ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं, तो उनके अंदर तो स्टॉप लॉस लगाकर आप बाइंग कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं कि उनके अंदर चांसेस हैं अभी भी मूवमेंट के। लेकिन जिस तरह की ये वाली मूव थी इंडेक्स की कि हर स्क्रिप्ट ऊपर बढ़ेगा, अब ऐसा नहीं है। सो होपफुली आप दोस्तों को ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो अगर हम वीकली बेसिस पे बात करें तो इंडेक्स के पास अभी भी ये सपोर्ट मौजूद है, जिसे सेकंड टाइम इंडेक्स ने मार्केट ने टेस्ट किया है 38,600 टू 38,800 के इन बिटवीन, और इंडेक्स के पास अभी भी यही एक रेजिस्टेंस मौजूद है वीकली बेसिस पे भी, ऑलमोस्ट 41,800 टू 42,000 के इन बिटवीन। जब ये इस एरिया में कंसोलिडेट होगा तो हाईली लाइकली चांसेस है इंशाल्लाह अजीज कि इंडेक्स अपनी इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर की तरफ जाएगा। कंफर्मेशन एज पर टेक्निकल चार्ट तो हमें जब तक के यहाँ से ऊपर की क्लोजिंग नहीं होगी उस वक्त तक तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो इंडिकेटर्स और जो जिस तरह का एक मोमेंटम बताया, जिस तरह का एक मोमेंटम हम देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह अजीज ये चांसेस हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस जब ये बाइंग जब कोई अपने सपोर्ट के पास आए तो हम बाइंग कर सकते हैं, रिस्क लिया जा सकता है। और जब अपने रेजिस्टेंस के पास आए तो ये देखना होगा कि रेजिस्टेंस पे आकर वापस से रिजेक्शन आ रही है या रेजिस्टेंस से आकर ऊपर की क्लोजिंग आ सकती है। तो अगर हम इसी के अंदर ही
डेली बेसिस पे अगर बॉलिंजर बैंड को देखें तो जिस तरह यहाँ पर बॉलिंजर बैंड मौजूद था ऑलमोस्ट 41,900 पे और यहीं से रिजेक्शन आई थी, अभी आहिस्ता आहिस्ता इसका लोअर बैंड भी अप साइड की तरफ आ रहा है और अपर बैंड भी ये एक स्क्वीज हो रहा है। अगर आप ये देखें कि ये जो एक एरिया है यहाँ पर इंडेक्स बेसिकली कंसोलिडेट कर रहा है, ये इतना विड्थ वाला एरिया मौजूद नहीं है जिस तरह यहाँ पर विड्थ मौजूद है। अगर आप देख रहे हैं ये एक कंसोलिडेशन की निशानी है कि कंसोलिडेशन होने के बाद इंडेक्स किसी मार्केट किसी एक तरफ मूव करेगी। अगर हम इसी पे अगर वीकली बेसिस पे अगर इंडिकेटर देख लेते हैं तो वीकली बेसिस पे अगर आप देखें तो इसी बॉलिंजर बैंड की जो 20 DMA लाइन है इससे ऊपर की क्लोजिंग है और ये इस एरिया में कंसोलिडेट हो रहा है और अभी तक इससे अप ही है। इसके साथ साथ अगर हम EMA 50 भी प्लान करें तो वो भी काफ़ी नीचे मौजूद है वीकली बेसिस पे, और इसी के ऊपर अगर हम EMA 21 को प्लान करते हैं तो ये 21 की मूविंग एवरेज अभी भी अच्छी सपोर्ट का काम कर रही है। यहाँ पर भी इसने सपोर्ट का काम किया। अगर आप देखें वीकली बेसिस पे स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर के अंदर जबकि बहुत प्रेशर था मार्केट में, फिर अगेन जो अभी ये 4,000 पॉइंट का एकदम डाउनफॉल आया था लास्ट वीक अक्टूबर एंड के अंदर, वहाँ पर भी इसी के ज़रिए से मार्केट ने सपोर्ट ली थी और अब वापस से थर्ड टाइम इसी से ही सपोर्ट ले रहा है। ये एक मोस्ट क्रिटिकल एरिया होगा कि इस से नीचे जाकर किसी भी वीक क्लोजिंग ना आए। इससे नीचे जाकर की क्लोजिंग का मतलब ये है कि फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है और ये जो कंसोलिडेशन हो रही है ये इस जो एक बेरिश यहाँ से करेक्शन आई है उसकी एक करेक्शन है और मे बी वापस से हम नीचे जाएं, लेकिन जब तक इससे ऊपर ऊपर है वी आर होपफुल। इसी के साथ अगर हम इंडिकेटर्स पे ही नज़र डाल लें तो सबसे पहले तो वॉल्यूम्स को देखिए। वॉल्यूम्स इस वीक भी सुकड़े हैं, कम हुए हैं। अपने जो एक ज़्यादा वॉल्यूम पहले जनरेट हो रहे थे उस तरह के वॉल्यूम जनरेट नहीं हुए रहे और ये एक तकरीबन 958.539 मिलियन के यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। जो प्रीवियस वीक था वहाँ पे तकरीबन 1.224 बिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए थे। तो वॉल्यूम थोड़े से कम है लेकिन इट डजंट मैटर, जो जनरल मार्केट के वॉल्यूम होते थे अभी वॉल्यूम फिर भी उससे ज़्यादा ही है। इसके बाद अगर हम देख लेते हैं वीकली बेसिस पे आरएसआई जिगजैग मूव बनाते हुए साइडवेज या नीचे की तरफ अभी फ़िलहाल मूव है। एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर नीचे लो, अपने प्रीवियस लो से नीचे का लगाया, फिर अभी हाई लगा रहा है। लेट्स सी कि आगे जब तक ये कंसोलिडेशन में है उस वक्त तक, जब तक अपनी सपोर्ट से ऊपर है वी आर पॉजिटिव, लेकिन सपोर्ट अभी हमें इस तरह के या तो रेजिस्टेंस से ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे तो फिर हम फ्रेश बाइंग करें या पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर आप अपने ट्रेड कर सकते हैं। ये अभी भी अपने परफॉर्मेंस वाले एरिया में मौजूद है। 57 के ऊपर अभी वीकली बेसिस पे आरएसआई है। मैकडी को अगर हम देखें तो मैकडी ने वीकली बेसिस पे लास्ट वीक ही सेलिंग कॉल जनरेट कर दी है। ऑल्दो कोई एक शार्प मूव नहीं है मैकडी लाइन का, सिग्नल लाइन से एक साइडवेज टाइप का मूव है और यहाँ पर हिस्टोग्राम भी नेगेटिव बने हैं और लेकिन मैकडी ने वीकली बेसिस पे यहाँ पर सेलिंग कॉल जनरेट की हुई है। इसके बाद अगर हम देखते हैं एसएमआई इंडिकेटर, ये भी अगेन वीकली बेसिस पे हमें अभी भी सेलिंग कॉल इसने जो जनरेट की थी वो की थी एंड ऑफ सितंबर में और अभी भी ये कंटिन्यू है। इसके बाद अगर हम देखते हैं डीएमआई को तो अगर आप ये देखें तो डीएमआई ने भी अपनी इस वीकली बेसिस पे सेलिंग कॉल जनरेट की हुई है। इसके बाद अगर हम देखते हैं एमएफआई को तो वो वापस से अपने ओवर बॉट वाले रीजन से आकर अब वापस से नीचे की तरफ आ रहा है, जो नीचे की तरफ वो बता रहा है और ये भी बता रहा है कि जो मनी फ्लो इंडेक्स है यानी पार्टिसिपेशन लो हो रही है, वॉल्यूम कम भी जनरेट हो रहे हैं।
इसके बाद स्टॉकिस्टिक को देखें तो अगेन ये भी नेगेटिव साइड पर है इस वीक भी, और अभी तक वापस से क्रॉस ओवर जनरेट नहीं किया। इसके अलावा और जो एक और इंडिकेटर है विच इज़ ATR, ये एवरेज ट्रू रेंज जो इंडिकेटर है, ये बेसिकली हमें बताता है कि अभी इसकी वैल्यू मौजूद है 1645, यानी एक वीक के अंदर तकरीबन कोई 1600 पॉइंट की या तो बढ़ोतरी या गिरावट हम दोनों तरफ देख सकते हैं। यानी एक ही वीक के अंदर हम ये देख सकते हैं कि या तो 1600-1700 पॉइंट ऊपर चले जाए मार्केट या 1600-1700 पॉइंट नीचे आ जाए, जो ये इंडिकेट करता है कि ये बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटाइल मार्केट है। मार्केट के अंदर मूवमेंट जो आ सकती है वो वीकली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स की बढ़ोतरी भी हो सकती है और गिरावट भी हो सकती है। इसके बाद अगर हम लास्टली बस अगर हम डेली बेसिस पे देख लेते हैं एक और इंडिकेटर विच इज़ इचिमोको, तो इचिमोको को अगर हम देखें डेली बेसिस पे तो हमें ये दिखता है कि अभी भी इंडेक्स इसी क्लाउड के अंदर मौजूद है। प्राइसेस जो हमारा चिको स्पैम है वो प्राइसेस के दरमियान मौजूद है। ऑल्दो यहाँ पर ब्लू लाइन ने रेड लाइन को ऊपर क्रॉस ओवर किया हुआ है, लेकिन अभी भी मार्केट हमारे इस क्लाउड से ऊपर जाकर ट्रेड नहीं कर रही और चिको स्पैम भी जो है वो प्राइसेस के बीचवीन बची हुई है। और आगे का क्लाउड ये नेगेटिविटी बताता है, ये बताता है कि फ़िलहाल इस इंडिकेटर की बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल हमें मार्केट से दूर रहना चाहिए। लेकिन जो अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो वो अपने बेस्ट सपोर्टिंग एरिया के पास स्क्रिप्ट के अंदर और मार्केट के इंडेक्स को देखते हुए अपनी ट्रेड प्लान कर सकता है। और जो सेव इन्वेस्टर्स हैं वो वेट करेंगे उसी तरह के चैनल के ब्रेक होने का जिस तरह हम अपनी इसी वीडियो के अंदर पहले बता चुके हैं। होपफुली ये वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए मुफीद होगी, फ़ायदेमंद होगी। अगर आप अपना भी ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस तरह देखते हैं, आप किस तरह सोचते हैं कि मार्केट अपवर्ड मूव बनाएगी और ये एक बुलिश रैली की करेक्शन है, या आप ये समझते हैं कि ये एक बेयरिश रैली की करेक्शन है। आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनकर एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।